Okay, students, welcome to again online platform. In this video, we will discuss about microorganisms and us. Microorganisms play very important role in our lives. Based on their behavior, these can be divided into two classes. ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो क्लासेस में बांटा गया है. फर्स्ट जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड सेकंड जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग बेस्ड पे हैं. यानी फर्स्ट जो है फ्रेंडली और सेकंड जो है हार्मफुल है. अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो हमारे लिए यूजफुल है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सर्टेन एरियाज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर अस इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए, ठीक है, और ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ में हम लोग लेते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में भी हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन को उसको प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. इन द क्लीजनिंग ऑफ द एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस. इस तरीके की कोई चीज़ें हैं उसको उसमें भी हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेस्ड पे हम लोग कुछ भी ना कुछ करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स को हम प्रिपरेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसमें भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे हम कहते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में उसका यूज़ है. इन सारी चीज़ों में जो अभी मैंने डिस्कस किया, 2 या 3 पॉइंट्स, इसमें सारा यूज़ है. इन द एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ये यूज़फुल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अब हम बात करते हैं सबसे पहला वाला टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. द बैक्टीरियम लैक्टोबैलिसस. ये जो लैक्टोबैलिसस है ये एक बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है? प्रोमोट करता है द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. आपको ये पूछा जाता है, बहुत सारे जगहों पे पूछा गया है कि दूध से दही में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है. तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, लैक्टोबैलिसस. धीरे से आप देख लोगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ. लैक्टोबैलिसस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे. लैक्टोबैलिसस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क टू कर्ड फ्रॉम मिल्क. ओके, मिल्क से कर्ड में फॉर्मेशन जो करता है उसको हम कहते हैं लैक्टोबैलिसिस. द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन. दूध, चीज़ मतलब आप जानते हो पनीर. पनीर के प्रोडक्शन में रेनिन एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया है. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स. बेकरी प्रोडक्ट्स में ईस्ट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका यूज़ होता है. केक्स में भी यूज़ होता है. एंड फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला. ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ चीज़. यानी कई सारे फ्लेवर भी चेंज करने में हेल्पफुल होता है. तो ईस्ट इज़ अ बेनिफिशियल फंजाई. तो ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फंजाई है. ईस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन, सड़ना, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ द डफ, मिक्सिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड द लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट. जब ईस्ट क्या करता है? रेस्पायर करता है, तो वो क्या लिबरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. मेक्स द डफ टू राइज. ठीक है, आगे नेक्स्ट. ऑन बेकिंग और हीटिंग द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड escapes making the food items porous and puffy. यानी बिल्कुल हल्का हो जाता है. देखते हो ना, ब्रेड को दबाते हो तो बिल्कुल दबने लग जाता है, पफी जैसा हो जाता है, पोरस उसके अंदर हो जाते हैं. तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ज़्यादा इक्विपमेंट्स होता है. अब मैं बात करूँगा टू स्टडी द, इसको बता दूं या फिर आगे बढ़ता हूं? इसको एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हैं एक साथ आ जाएंगे. एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑल.
ओके, इसमें सारी चीज़ों को लेकर के आऊँगा। अब मैं बात करूँगा कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च, ठीक है। वाइन फ्रॉम फ्रूट जूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है फ्रॉम शुगर, शुगर से अल्कोहल, ठीक है। फ्रूट जूस से वाइन, किसके प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फर्मेंटेशन की, द एंजाइमेटिक। अब ये एंजाइमेटिक क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं ना, एंजाइम जैसे जैसे हम भी लोग कुछ खाते हैं तो हमारे जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन उनका होता है, वो डाइजेस्ट होते हैं। तो डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जैसे एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, किसी का ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंजाइमेटिक, तो एंजाइमेटिक का मतलब भी होता है, सीधी सी बात है, एंजाइमेटिक का मतलब होता है कुछ एंजाइम्स जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इन द absence ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब absence ऑफ एयर लिख दिया तो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बाय फर्मेंटेशन विद ईस्ट। ईस्ट कंटेन्स द एंजाइम्स जाइमेज एंड इन्वर्टीज, ठीक है। शुगर से जाइमेज जो है एंजाइम्स, जिसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज से इन्वर्टेज जो एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको क्या समझ में आया, शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज क्या होता है, द एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्री are manufactured by growing specific microorganism. Under controlled conditions, antibiotics are used in the treatment of infections in human as well as the animals. तो उसका एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो जो इन्फेक्शन हो चुके हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। अब कोई झोला छाप डॉक्टर से नहीं दवा लेते हैं, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस किया हो, बीडीएस किया हो, जो जो उस फील्ड में क्या किया होगा, जिसको नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है उसके, उस फील्ड में प्रॉपर उसने पूरा वेल क्वालिफाइड पूरी एजुकेशन किया हुआ हो, तो उसको उससे ही दवा लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छे हॉस्पिटल्स में जाकर के दवा लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अपने लाइफ में याद रखना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है दवा की तो एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। द एंटीबायोटिक्स नॉट रिक्वायर्ड में किल द बेनिफिशियल हेल्पफुल बैक्टीरिया। बेटा ये क्या करता है, हमारे अंदर जो बेनिफिशियल यानी फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको भी किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया जो है उसको किल करने का काम करता है। तो ये रहा बात जो मैंने किया मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट में चल रहा है कोरोना चल रहा है ना, कोरोना वायरस, उस पे अभी वैक्सीन नहीं बनी हुई है। तो अभी अब बात करते हैं वैक्सीन होता क्या है, पूरी वैक्सीन की जानकारी इसमें यहाँ से हम लोग देखते हैं। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनाइजेशन, ठीक है। हमारे किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए इम्यूनाइजेशंस एक प्रोसेस है जो होनी चाहिए। तो इम्यूनाइजेशन इज़ डन बाय यूजिंग वैक्सीन्स। कैसे, तो कुछ वैक्सीनेशन होता है, उस वैक्सीनेशन प्रोसेस में कुछ वैक्सीन हमको लगाए जाते हैं, और उस वैक्सीन के दम पे क्या होता है, हमारी बॉडी मतलब पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है किसी भी तरह के डिजीज़ से, किसी भी तरह की मतलब किसी तरीके की बीमारियों से, ठीक है। आगे बात करते हैं, अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीजेज काजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड अ वैक्सीन। वैक्सीन का बिल्कुल स्पष्ट यानी बिल्कुल सीधी और सटीक बातें लिखी हुई हैं डेफिनेशन में कि वैक्सीन जो है स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज
causing microbes needed to immunize the body against a particular disease is called a vaccine. Vaccine should be kept stored at low temperature. वैक्सीन्स को क्या किस पे रखा जाता है, बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इधर जानकारी बात कर लेते हैं कुछ और। Many microorganisms, bacteria, fungi, and molds produce certain chemical which inhibit the growth of some other microorganisms. Such as chemical compound are known as antibiotics. Antibiotics की पूरी definition. The first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1929 from the module Penicillium notatum. Penicillin is used to cure many microbacterial disease. Other well-known antibiotics are streptomycin, tetracycline, ठीक है, एथ्राइथ्रोमाइसिन एंड ग्रेमामेडिसिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हाउ डज अ वैक्सीन वर्क, ठीक है। हाउ डज अ वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे वर्क करता है। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब क्या होता है, जब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रोब्स जब अंदर आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट द इन्वेडर। दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द वीकेंड माइक्रोब्स and remain in the blood to fight any further attack by such disease causing microbes। तो वो एंटीबॉडीज जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो वीकेंड माइक्रोब्स एंड रिमेनिंग द ब्लड टू फाइट द एनी फर्दर अटैक बाय सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो उसको अलग से फाइट करने के लिए फिर काम में आता है। चिल्ड्रेंस आर मोर सेंसिटिव। चिल्ड्रेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सच हार्मफुल माइक्रोब्स, एप्रोप्रिएट वैक्सीन मस्ट बी गिवन एट सुटेबल एज। इसलिए उनको एक सुटेबल एज पे ही उस वैक्सीन को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सच वैक्सीन्स आर ईजली अवेलेबल इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स में सारे वैक्सीन्स उपलब्ध होते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रिकमेंडेड schedule of immunization of children। सून आफ्टर बर्थ स्मॉल पॉक्स BCG का जो वैक्सीन लगता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए। 4 to 9 मंथ का जो चाइल्ड होता है तो उसके लिए DPT ट्रिपल वैक्सीन, 2 doses एट इंटरवल ऑफ 8 to 12 weeks। पोलियो ओरल 3 doses एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 weeks। ओके, 1 year स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन दोबारा उसका लगाया जाता है। 1.5 to 2 years DPT बूस्टर डोज एंड पोलियो बूस्टर डोज। और 3 से 4 साल के लिए जो एज में जो बच्चे होते हैं स्मॉल पॉक्स का फिर रीवैक्सीनेशन होता है। 5 to 6 years का जो स्टूडेंट जो चाइल्ड होता है उसको DPT बूस्टर डोज ट्राइफाइड वैक्सीन दिया जाता है। 2 doses एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 month के इंटरवल पे टाइफाइड का वैक्सीन दिया जाता है। तो ये जो आपने देखा एज है और ये वैक्सीन है। अब आते हैं, हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी की। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। As a result, these microorganisms enrich the soil with nitrogen and increase its fertility। ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो देख रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है। नूडल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिक प्लांट, इस तरीके का लग जाता है जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लीजनिंग द एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सबस्टेंसेज में उसको क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको क्या करते हैं,
उसको सिंपल और हार्मलेस सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं। सच सिंपलर सब्सटेंसेज गेट इनटू द सॉइल एंड यूज्ड बाय अदर प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेज हैं जो गेट इनटू द सॉइल एंड यूज्ड बाय अदर प्लांट्स। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज द क्लीजनिंग एजेंट ऑफ द नेचर। anaerobic bacteria degrade the animal dung into biogas। एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है डिग्रेडेट द एनिमल डंग्स इनटू बायोगैस, बायोगैस में उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड लेफ्ट ओवर स्लरी कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। उसका जो स्लरी है वो मैन्योर के काम में आता है, यानी फर्टिलाइजेशन के काम में आता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, bread, cake, production of alcohol, cleansing of environment, preparation of medicine, field of agriculture for improving the soil fertility. The bacterium Lactobacillus promote the formation of curd from milk. The bacterium rennin is used to cheese production. Yeast is the beneficial fungus. It is used for the preparation of bakery products, bread, cake, and other food items such as idli, dosa, dokla. The enzymatic breakdown of large or organic molecules into smaller ones in the absence of air is called fermentation. Alcohol is obtained from sugar by fermentation. The chemical compounds produced by certain microorganisms which inhibit the growth of some other microorganisms are called antibiotics. नेक्स्ट, सम एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन। ये पूछा जाता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम बताइए, तो पेनिसिलिन, ठीक है, स्ट्राइपोमाइसिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको बता सकते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। नाइट्रोजन के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फिक्स कर देती है। ठीक है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इज द रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनस plant can fix up atmospheric nitrogen into nitrogen compound which act as nutrients for the plants. Many organisms decompose the dead organic wastage of plant and animal into simpler and harmless substances, such as simple substances get into the soil are used by plant. Thus microorganism cleans the environment. Okay, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओरल क्वेश्चंस हैं जो खुद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? लैक्टोबैलिसिस। ये सब आपको खुद को बोलना है। दिस इज द ओरल रिस्पॉन्स। अब जब ओरल रिस्पॉन्स आप नहीं दोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो सुन नहीं रहा हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। आप कमेंट करो, उस कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, उसका आंसर बता दो, तो दैट्स इट, ये चलेगा। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लिख करके बता सकते हो। कुछ समझ नहीं आया तो आप एक बार और बता सकते हो। तो अभी तक हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी cause disease in humans, plants and animals, spoil food, clothing and leather. तो सबसे पहले बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और द अदर सफ़र फ्रॉम अ डिजीज। कोई ना कोई एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, किसी न किसी समय वो सफ़र करता है किसी न किसी बीमारी से। ठीक है, दीज डिजीज आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। वेयर दे मल्टीप्लाई, जहाँ वे जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। डैमेज द बॉडी सेल्स, बॉडी के जो सेल्स हैं, क्योंकि सेल से ही मिलकर के पूरी बॉडी तैयार हुआ है, तो सेल्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। एंड कॉज द डिजीज़, और क्या करते हैं? डिजीज़ को कॉज करते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और डिजीज कॉज। अ लिस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम इज गिवन बिलो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें तो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में मैं बात करूँ तो न्यूमोनिया, टीटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एंड डिप्थेरा।
ये सारी जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली ये सारी तमाम बीमारियां दिख रही हैं आपको सामने स्क्रीन पे। बात करें फंजाई की, तो फंजाई से स्किन डिजीज होती हैं और फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, स्किन डिजीज यानी जैसे स्किन के ऊपर रैसेस हो जाना, ठीक है, रैसेस वगैरह हो जाता है ना स्किन के ऊपर, इचेन वगैरह, तो उसको ही कहते हैं स्किन डिजीज। फूड पॉइजनिंग यानी खाने में कुछ फूड पॉइजन हो जाता है, खाना जहर हो जाता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। प्रोटोजोआ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉज करता है, तो मलेरिया करता है, काला अजर, अमोबिक डिस्टेनिट्री एंड गार्डिजेस। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। अब बात करेंगे वायरस की, तो वायरस के पोलियोमाइलिटिस, चिकन पॉक्स, ल्यूकोमिया, ठीक है, एड्स, मीजल्स, ठीक है, कॉन्जेक्टिवाइटिस, ठीक है, कॉन्जेक्टिवाइटिस ये वायरस की वजह से होता है। रेबीज, ठीक है, रेबीज ये वायरस की वजह से। डेंगी, ठीक है, डेंगी भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस भी किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। तो ये सब बीमारियां कुछ होती हैं वायरस की वजह से हो जाती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, और फंजाई की वजह से होती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। अब नीचे हम बात करेंगे, बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा बैक्टीरिया लेफ्ट साइड में। इसके बाद फंजाई रोटेन एप्पल की तरह से सड़े हुए एप्पल की तरह से दिख रहा है, सड़े हुए एप्पल की तरह से दिख नहीं रहा है, रोटेन एप्पल का मतलब ही होता है सड़े हुए एप्पल की तरह से। प्रोटोजोआ ये देख रहे हो, प्रोटोजोआ, और वायरस जो है HIV एड्स का जो है वो वायरस यहाँ पे है। ठीक है, अब हम आगे बात, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपली एज पैथोजेंस। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या उसको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, पैथोजेंस डिस्क्रप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, हमारे बॉडी को अटैक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, किस तरीके से आते हैं, या तो फूड के साथ आ जाएंगे, वाटर के साथ हम अगर लेते हैं तो उसमें भी आ जाएंगे, या एयर के साथ भी आ जाएंगे। कट्स इन द स्किन थ्रू डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट, कट द स्किन थ्रू डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट, जैसे HIV एड्स वगैरह। ठीक है, कैरियर्स सच एज मॉस्क्यूटो एंड फाइल्स, ये सारी चीज़ें कैरियर्स हैं। ठीक है, इनकी वजह से सारी चीज़ें पहुंचती हैं। ठीक है, द नॉलेज ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ साइकिल्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज हेल्पफुल इन द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो इसलिए हम बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम अपने आप को अच्छे से रखें, ठीक है, हेल्दी रहें, तो कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। डिजीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा आगे, the disease caused by microorganisms such as bacteria, fungi, virus and protozoa are communicable or infectious disease। ये communicable का मतलब क्या होता है, communicable का मतलब होता है ऐसे disease, ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को कम्युनिकेट करते हुए जाती हैं। इन्फेक्शियस का मतलब होता है इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्यूट होती हैं एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये कम्युनिकेबल, बात करते हुए चलती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की। ये जब आप क्लास 9th में जाओगे तो वहाँ भी ये सारे चैप्टर्स हैं NCERT के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़। उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़। जो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको हम TB कहते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है, ये आर सम ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। ये सारी जो हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टिमिनेटेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, यूटेंसिल। तो इन सारी से पहुँचते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, क्या है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस टू द पर्सन और एनिमल ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली।
दीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर डिस्क्राइब बिलो, नीचे लिखा हुआ है, आप देखो स्क्रीन पे। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बाय डायरेक्ट कंटैक्ट द इन्फेक्शंस में बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकोशा टू म्यूकोशा और म्यूकोशा टू स्किन कंटैक्ट, ठीक है। लेप्रोसी, एक्जिमा, ये लेप्रोसी ये जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना उनको कहते हैं एक्जिमा, उस पे पानी उसमें भर जाते हैं, ठीक है, वो फूडने पे निकलने लग जाए। कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल हो जाना, कंजक्टिवाइटिस, बिल्कुल आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। आर ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट किसी के ना किसी के कंटेक्ट से ये डायरेक्ट फैल जाती हैं। बाई ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों से। एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्प्लिटिंग और स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट्स, जब कोई कफिंग करता है यानी खांसता है, स्नेजिंग यानी छींकता है, स्प्लिटिंग यानी थूकता है, स्पीकिंग यानी बोलता है, तो जब वो बोलता है तो वो रिलीज करता है ड्रॉपलेट्स यानी बूंद, कुछ बूंदें ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस बूंदों के अंदर कुछ मॉइस्चर क्या कैरी किए हुए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरी किए हुए होते हैं, तो उनकी वजह से वो क्या होता है, इन्फेक्शन पहुंच जाता है दूसरों के अंदर। दीज ड्रॉपलेट्स व्हेन एंटर अनदर पर्सनस बॉडी वाइल ब्रीदिंग मे मेक हिम सिक, उसको बीमार बना सकता है। डिजीज लाइक whooping कफ, ट्यूबरकुलोसिस एटीसी आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। by using an infected needles या syringe, infection may also get directly transmitted through a bite of blood transfusion, blood, किसी को ब्लड देते वक्त भी बहुत ध्यान से देखा जाता है कि जो निडल है उसकी सिरिंज है वो चेंज है कि नहीं है। रेबीज वायरस एंटर्स द मैन बॉडीज बाय द डॉग बाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज वायरस जो है किसी कुत्ते के द्वारा काट दिया जाता है किसी मैंस बॉडी को, तो रेबीज वायरस उस बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। एड्स वायरस में इंटर द बॉडी पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द ब्लड डोनर इज द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई ब्लड डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है किसी हेल्दी किसी बीमार व्यक्ति को, तो वो खुद पहला वाला जो डोनर है वो अगर इन्फेक्शंस है उसके अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उससे भी वो फैल सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन अभी मैंने समझाया। अब आगे बात करता हूँ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, तो द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन इनडायरेक्टली। वेरियस मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर through infected food and water, through any carrier such as mosquito, housefly, rat, flies, etc. Through clothes, towel, handicraft, and personal utensil of the patient. Through directly hands or dirty utensil, unwashed fruit, vegetables. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा फैलती हैं, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट्स, disease are caused by microorganisms such as bacteria, virus, fungi, and protozoa. These microorganisms enter our body either through air, water, or food. Insects like flies, mosquito, and cockroach also spread disease by carrying the harmful microorganism on their feet and hair. Okay, next, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे जो हेयर है, द स्ट्रिकली हेयर ऑन द लिम्स ऑफ द हाउस फ्लाई कैरीज द ट्रांसपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गार्बेज टू द फूड, ये गार्बेज से फूड पे आती है, तो इसमें जो हेयर्स हैं इस हेयर्स की वजह से वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस हेयर पे क्या होते हैं, चिपक करके और उस फूड आइटम पे चले जाते हैं, ठीक है। हाउस फाइल्स फीड्स एंड मल्टीप्लाइज ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। गार्बेज garbage and etc. are the most favorable place for the growth of disease causing microorganism. When house files sit on the into the garbage on etc., the harmful microorganisms germs present their stick to their feet and hair. When the files sit on the food, these germs get transferred to the food, and food thus gets contaminated. These germs then multiply and spoil the food. When the contaminated food is eaten by the someone, जो भी उस contaminated food को खाएगा तो उसको भी वो हो जाएगा। तो ये सारा जनरल टर्म था, इसको मैंने बताया। आगे मैं बात करूँ, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया जो स्प्रेड होता है फैलता है फीमेल
एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है, उसके द्वारा वो क्या होता है, फैलता है। व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज स्टक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन द प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम इज टेकन इनटू द स्टमक। Here it multiplies, and when the mosquito bites a healthy person, these protozoan enter his or her blood, causing malaria. Female Aedes is another mosquito vector for dengue virus. Dengue virus का कौन है? Aedes. Housefly is the common carrier of disease causing microorganisms. Cockroach and mosquito are also carries many disease causing microbes. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस इन ह्यूमंस की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।